नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं कृष्णिका विकिरण। आज अपने इसका लास्ट वीडियो है, ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक का विकिरण ऊर्जा नियम या प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम। प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम यानी जो हमारे पास में कृष्णिका विकिरण आ रही है उसके लिए प्लांक ने जो नियम दिया है उस नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपने कुछ बातें कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे अपने देखा था एक तो वीन का नियम देखा था और एक हम लोगों ने देखा था रेले जीन्स का नियम। एक तो देखा था वीन का नियम और एक देखा था रेले जीन्स का नियम। ठीक है, तो वीन का नियम तो अपने लागू हो ही नहीं रहा था, आधा लागू हो रहा था। इसी तरीके से रेले जीन्स का नियम भी जो है वो पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो यू न्यू और डी न्यू का मान ज्ञात कर रहे थे या यू लेमडा और डी लेमडा का मान ज्ञात कर रहे थे, वो मान अपने कैसे ज्ञात कर रहे थे? उस मान के लिए हम लोग जो एन न्यू और डी न्यू आ रहा था या जो आपके पास में एन लेमडा और डी लेमडा आ रहा था उसे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे? के टी से। यानी जो दोलक थे उनकी ऊर्जा अपने कितनी मान करके चल रहे थे? के टी मान करके चल रहे थे। और ये के टी जो हम लोग लिख रहे थे ये हम लोग कहाँ से लिख रहे थे? ये के टी हम लोग लिख रहे थे जो हमारे पास में मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण नियम है, उस मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम से हम लोग इसे लिख रहे थे। ठीक है, तो मैक्सवेल का जो ऊर्जा वितरण नियम है उससे अपने किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? इसे के टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। के टी से क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैक्सवेल का ऊर्जा संविभाजन का नियम अपने को बोल रहा था कि प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि जो है उसमें ऊर्जा जो है वो 1/2 के टी समान रूप से वितरित रहती है। यहाँ इसकी स्वतंत्रता की कोटि 2 ले रहे थे, एक स्थितिज ऊर्जा की और एक गतिज ऊर्जा की। तो दोनों मिलकर के आपके पास में कितना बन रहा था? इसका औसत मान जो है वो आपके पास में बन रहा था के टी। ठीक है, तो दोनों ऊर्जाओं का मान आपके पास में कितना आ रहा था? के टी आ रहा था। परंतु जो प्लांक का जो क्वांटम अभिधारणा थी उसके अंदर अपने देखा कि जो आपके पास में माध्य दोलक आ रहे हैं उनकी ऊर्जा के टी न आकर के कितनी आ रही थी? आपके पास में आ रही थी एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1 या ई बार इक्वल आपके पास में ई अपॉन और ई अपॉन ई की पावर ई अपॉन के टी माइनस का 1। ये हमारे पास में क्या आ रही थी? जो प्लांक के दोलक है उनकी ऊर्जा का सूत्र आ रहा था। ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, ये ऊपर लिखा हुआ है इसके एच न्यू। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास में क्या आ रहा था? प्लांक के माध्य दोलकों के लिए आ रहा था। और इसके अंदर जब अपने ये मान करके चलते हैं कि अपने नेगलेटेड लेकर के चलें, किससे नेगलेटेड ले? जो आपके पास में ई है, इस ई को यदि आप लोग क्या करते हो काफ़ी अलग मान करके चलते हो, यानी आपके पास में जो ऊर्जा आ रही है उसका मान क्या है? बिल्कुल अलग है। तो उसमें आपके पास में ये मान जो है लगभग किसके बराबर आ जाता है? के टी के बराबर आ जाता है। प्लांक के जो दोलक है उनका मान लगभग किसके बराबर आ जाता है? जो आपके पास में मैक्सवेल का जो ऊर्जा वितरण नियम है उसके बराबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि चिरसम्मत अपने जो सिद्धांत है वो अपने को बोलता है कि ये जो दोलक है इनकी ऊर्जा का मान कुछ भी हो सकता है। ऊर्जा का सभी संभव मान जो है वो अपने यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। और ऊर्जा के संभव मानों के अंदर अपने रख दिया था मैक्सवेल का जो के टी है। ठीक है, तो अब आपके पास में जो ऊर्जा है उसका ये सूत्र बनेगा। तो आपके पास में जो दोलक आ रहे हैं दोलकों की संख्या को अब जो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे वो किससे करोगे? ई की बार से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो अब अपने देखिए प्लांक जो है, प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम हमें क्या बता रहा है? तो प्लांक ने एक अनुभाविक सूत्र दिया और उसने माना कि आवर्ती परास न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एकांक आयतन में स्थित दोलकों की संख्या आवर्ती अंतराल न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन के मध्य प्रति एकांक आयतन में स्थित दोलकों की कंपन विधाओं की संख्या
और किसके बराबर मान ली, ये कैपिटल N के बराबर मान ली। और कैपिटल N जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर और c की पावर क्यूब, और डी न्यू जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये मान जो है किसके बराबर है, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और डी न्यू, और ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 आ जाती है। ये मान जो है इसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब अपने आगे इसमें देखें कि न्यू आवर्ती के प्लांक दोलकों की संतुलन ताप T पर माध्य ऊर्जा, तो संतुलन ताप T पर, संतुलन ताप T पर मध्य ऊर्जा, संतुलन ताप T पर जो मध्य ऊर्जा अपने पास में होती है, उस मध्य ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए अपने पास में क्या आएगा। मध्य ऊर्जा का फॉर्मूला अभी जो मैंने लिखा था वही फॉर्मूला आएगा। आपको क्या मिलेगा, E और इसकी बार, E बार किसके बराबर, h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस का 1। इसके क्या आ जाता है, ये मान बराबर आ जाता है। ये मान वही है जिसे आप लोग लिख रहे थे E बार और E की पावर अपॉन KT माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये अपने बराबर होता है किसके, h न्यू के। जो प्लांक अपने बता रहा है वो किसके बराबर होता है, E इक्वल h न्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने ये अपने जो फोटोन होता है उसकी ऊर्जा का मान है। तो इसी तरीके से आपके पास में जो संतुलन ताप T है, इस पर जो आपके पास में न्यू आवर्ती के दोलक है उनकी ऊर्जा का मान कितना आ जाता है, E बार इक्वल मध्य ऊर्जा है h न्यू अपॉन E की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस का 1। ये मान जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब आगे अपने देखते हैं कि यहाँ पर प्रति एकांक आयतन जो ऊर्जा है उस ऊर्जा घनत्व का मान कितना होगा, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व का मान। ठीक है, आवर्ती अंतराल न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व का मान। तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व जो है वो कितना आएगा, वो आएगा यू न्यू और डी न्यू। ठीक है, यू न्यू और डी न्यू। और आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा n इंटू ई की बार, यू न्यू डी न्यू और गुणा में आपने क्या लिख दिया, ई की बार लिख दिया। ठीक है, जैसे आप लोग किसके लिए सोल्व कर रहे थे इसे, आप लोग जब रेले जीन्स का नियम सोल्व कर रहे थे तो रेले जीन्स के नियम के अंदर आप लोगों ने कुछ ऐसा ही लिखा था। वहाँ आपके पास में जो n है, n की जगह आप लोगों ने क्या लिख रखा था, n की जगह लिख रखा था एन न्यू और डी न्यू। आज आपने इसकी जगह क्या लिख दिया है, n लिख दिया है। और इसके बाद इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, KT से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे ये यू न्यू और डी न्यू जो है वो अपना बन जाता है। ठीक है, यदि ये यहाँ ऐसा बनता है तो आपके पास में यू न्यू और डी न्यू किसके बराबर आता है, n इंटू ये आता है ई की बार के। तो आपके पास में ये जो मान आएगा देखिए कितना आएगा, ये आएगा यू न्यू और डी न्यू बराबर n का मान कितना है, n का मान है 8 पाई और न्यू स्क्वायर c की क्यूब और डी न्यू, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, h न्यू से, और e की पावर h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस का 1। इससे अपने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने इन मानों को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। यदि यहाँ तक लिखूँ तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो जब आप लोग इसे आगे सोल्व करोगे तो ये बनेगा यू न्यू और डी न्यू किसके बराबर, ये बना 8 पाई h और ऊपर h जो है इन्हें क्या लिख दिया आपने, 7 लिख दिया, तो 8 पाई h यहाँ लिखा हुआ है न्यू स्क्वायर और साथ में क्या है न्यू, तो ये बन जाता है न्यू की क्यूब। तो ये बना 8 पाई h न्यू क्यूब। अपॉन में लिखे उससे पहले यहाँ ये और देखो ये हो रहा है डी न्यू, अपॉन में c की क्यूब
तो आपने लिख दिया सी क्यूब, और किसके बराबर, ये साथ में और कौन आएगा, ये आएगा e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ये मान जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है जो दोलक आ रहे हैं उनकी कुल ऊर्जा का, ठीक है। 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और 1/e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, और साथ में क्या है डी न्यू है। ये हमारे पास में जो समीकरण बनी है, इस समीकरण को कहा जाता है प्लांक का विकिरण नियम, ठीक है। और ये कृष्णिका विकिरण के लिए प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम कहलाता है। तो ये प्लांक का क्या है, विकिरण नियम है। ये जो समीकरण है, जैसे समीकरण नंबर 1 यदि मैं ऐसे लगाऊं तो समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण 1 को क्या कहते हैं, प्लांक का विकिरण नियम। समीकरण 1 को अपने क्या कहते हैं, प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। और ये जो प्लांक का विकिरण नियम है, इस प्लांक के विकिरण नियम को कृष्णिका के लिए क्या कहते हैं, इसी को कृष्णिका के लिए प्लांक का कृष्णिका ऊर्जा विकिरण नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लांक का कृष्णिका के लिए ऊर्जा विकिरण का नियम कहते हैं। तो ये समीकरण 1 जो है, ये अब क्या बता रही है अपने को, जो दोलक है उन दोलकों की कुल ऊर्जा के बारे में बता रही है। कुल ऊर्जा घनत्व जो है अपना कितना आ रहा है, यूनिट जो है इस समीकरण के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 आ जाती है अपनी आवर्ती के रूप में प्लांक का ऊर्जा का नियम। यदि इसको अपने तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखें तो देखिए अपने किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखने के लिए आप लोग जानते हो न्यू इक्वल अपने क्या लिखते हैं, न्यू इक्वल लिखते हैं सी अपॉन लैम्डा। क्या लिखते हैं, न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा। यदि इसका अवकलन कर दिया जाए तो इसका अवकलन बनता है डी न्यू, किसके बराबर, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा के बराबर। 1/λ का माइनस का 1/λ स्क्वायर बनता है, और साथ में क्या लिख दिया आपने, डी लैम्डा लिख दिया। इसे मैं लिखूंगा परिमाण के रूप में। इसे मैं किस रूप में लिखूँगा, परिमाण के रूप में लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, इसलिए लिख दिया परिमाण के रूप में अपने इसे कि ये जहाँ अपने रखने वाले हैं उससे अपने को एक संख्या प्राप्त होने वाली है, ठीक है। अपने डी न्यू को जहाँ रख रहे हैं, जहाँ पर अपने डी न्यू आता है वो अपने कौन सी टर्म में आ रहा है, वो अपने आ रहा है उस टर्म में जो अपने पास में दोलकों की संख्या है। ये जो संख्या वाली टर्म थी, यहाँ का ये डी न्यू है, तो अपने संख्या के रूप में डी न्यू आ रहा है। और फिर अपने इसे कहाँ रख रहे हैं, उस समीकरण के अंदर रख रहे हैं। एक संख्या है जिसे अपने ऊर्जा ई बार से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए ये समीकरण तो आपको ऊर्जा के बारे में बता रही है, किसके बारे में बता रही है, ऊर्जा के बारे में बता रही है। पर इस समीकरण को अगर आप लोग देखोगे तो ये डी न्यू जो है वो इसका पार्ट है, यहाँ इसका पार्ट है डी न्यू का, और डी न्यू को किससे मल्टीप्लाई किया गया, ई से मल्टीप्लाई किया है। एन जो आपके पास में क्या है, एक संख्या है, ठीक है। तो n जो है वो आपके पास में क्या है, एक संख्या है। तो संख्या जो है ये तो अपने मान पॉजिटिव ही लेंगे। और अगर आप लोग ऊर्जा की बात करो, विकिरण उत्सर्जित हो रही है, अवशोषित हो रही है, उन सभी की बात करें तो उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो इसके लिए यदि ये नेगेटिव आएगा तो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर आपको मान जो किसके रूप में लेना है, परिमाण के रूप में लेना है। क्यों, क्योंकि जब आप लोग संख्या वाली टर्म को सोल्व करते हो, यदि आप लोग आते हैं तो ये मान जो आपका किस में चला जाता है, उस संख्या के अंदर चला जाता है। ये बात मैंने आपको जो रेलेजेंस का नियम आपने किया था उसमें संख्या को अलग से लिया था, और जो हमारे पास में ऊर्जा थी उसे अलग से सोल्व किया था। तो पहले संख्याओं को सोल्व किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि संख्या की जगह मान रख रहे हैं, इसलिए अपने किस रूप में रखेंगे, पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे। तो डी न्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा के बराबर। तो ये मान अपने उस समीकरण के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इससे देखिए हमारे पास में जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होने वाला है मान अपने को, तो ये आएगा ये बन जाएगा यू लैम्डा और डी लैम्डा। ये मान किसके रूप में बन जाएगा, यू लैम्डा और डी लैम्डा के रूप में बन जाएगा। 8 पाई और एच के अंदर तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। 8 पाई और एच जो है इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। चेंज आएगा न्यू क्यूब और जो हम लोगों ने सी क्यूब लिख रखा है इसके अंदर। तो सी क्यूब एक बार तो सीधा लिख देते हैं सी क्यूब को, ठीक है। सी क्यूब को एक बार के लिए सीधा रख दिया, और न्यू क्यूब की जगह अपने क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ये बनेगा सी क्यूब अपॉन लैम्डा
क्यूब, ठीक है, सी क्यूब अपॉन लेमडा क्यूब। डी न्यू जो है इसका मान अपने रखने वाले हैं, पर एक बार के लिए अपने इसे पहले लिखते हैं ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, ठीक है। और डी न्यू का मान कितना है हमारे पास में, ये मान है सी अपॉन लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा, ठीक है। इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जो टर्म अपने कट रही है उस टर्म को काट देते हैं और जो टर्म हमारे पास में बचती है उन सभी टर्म्स को अपने क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। एक तो यहाँ से ये सी क्यूब जो है इसका निरस्त हो जाएगा, 3 पावर ये 2 ये पावर बन जाएगी 5, एच के साथ में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये समीकरण बनेगी यू लेमडा और डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी। क्या बनेगी, यू लेमडा डी लेमडा किसके इक्वल, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल है 8 पाई एच सी के, ठीक है। अपोन में क्या बनेगा, अपोन में बनेगा लेमडा की पावर 5, 3 पावर ये और 2 पावर ये, तो क्या बन गया, लेमडा की पावर 5 बन गया, ठीक है। और आगे अपने इसे लिखेंगे तो आपके पास में ये मान बचेगा, इसे लिखता हूँ 1/h, न्यू का मान यहाँ आपने नहीं रखा था, अब रख देते हैं, ये बनेगा सी अपॉन लेमडा। तो सी अपॉन लेमडा के टी माइनस का 1 और किसके बराबर, ये मान बराबर आता है यू लेमडा और डी लेमडा के बराबर। तो यू लेमडा और डी लेमडा जो है वो अपना किसके बराबर आ गया, यू लेमडा डी लेमडा अपना आ जाता है 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 और इंटू डी लेमडा अपॉन में ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये जो अपने पास में समीकरण आ रही है ये कृष्णिका के विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है उसमें किसे व्यक्त कर रही है, ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित कर रही है। और ये समीकरण प्लांक का विकिरण नियम है या प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है। और किस रूप में आ रहा है अपने, ये तरंग दैर्ध्य के रूप में आ रहा है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 अपने आ रही है। समीकरण नंबर 2 जो है वो क्या है, वो प्लांक का विकिरण नियम है। और ये समीकरण 2 ही क्या है, कृष्णिका के लिए प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है। परंतु ये किस रूप में है, ये अपने तरंग दैर्ध्य के रूप में, ये तरंग दैर्ध्य के रूप में, और ये जो है किसके रूप में, आवर्ती के रूप में है, ठीक है। तो ये आवर्ती के रूप में और ये तरंग दैर्ध्य के रूप में, ये दोनों समीकरण किसे बता रही है, प्लांक के विकिरण ऊर्जा वितरण जो नियम है, कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है तो उसकी व्याख्या के लिए अपने इसे पढ़ रहे हैं। तो कृष्णिका के लिए प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम है, ठीक है। समीकरण 1 और 2। अब देखिए अपने क्या करते हैं, अब अपने प्लांक का जो नियम है इससे वीन का ऊर्जा वितरण नियम और जो रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम है उसे भी अपने क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। प्लांक का जो नियम है इसी नियम की सहायता से अपने वीन का नियम और जो रेले जीन्स का नियम है इसे भी क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर आप ये मान करके चलो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपका आएगा वो ये बन करके आएगा कि प्लांक का नियम लिखिए या प्लांक के नियम को सिद्ध कीजिए तथा प्लांक के नियम की सहायता से रेले जीन्स का नियम या वीन का जो नियम है उसे व्युत्पन्न कीजिए। तो एक तो आप लोग इस टॉपिक को यहाँ तक करोगे, दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा वीन का नियम और रेले जीन्स का जो नियम है उसको भी इसकी सहायता से सिद्ध करना। तो देखिए अब अपने आगे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा और इसके अंदर अपने इसी नियम की सहायता से क्या करेंगे, जो प्लांक का नियम है और जो ये वीन का नियम है और जो रेले जीन्स का नियम है उसे भी अपने इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर करते हैं बात लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। लघु तरंग दैर्ध्य जो आएंगे उसके लिए क्या आएगा, देखिए लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है ये क्या होगा, एक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। एच की ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है वो एक की तुलना में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। अगर ये एक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है अपने, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, तो यहाँ से एक को अपने क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि एक को आप लोग छोड़ देते हो ये बन जाता है यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी। क्या बनता है, 8 पाई एच सी। और ये जो आपने लिख रखा है लेमडा की पावर 5, इसे ले जाता हूँ मैं ऊपर और कितना लिख देता हूँ, लेमडा की पावर -5 और साथ में क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा की टी और साथ में डी लेमडा, ठीक है। ई की पावर माइनस
एच सी अपॉन लेमडा के टी और साथ में क्या आ रहा है डी लेमडा आ रहा है। ठीक है, ये टर्म शायद आपके समझ में आ गई होगी। ये मान तो मैंने सीधा लिखा है 8 पाई एच सी, तो लेमडा की पावर 5 नीचे लिखी हुई थी, प्लस के रूप में लिखी हुई थी, ऊपर ले गया माइनस की बन गई। और ये टर्म जो है यहाँ से मैंने एक को छोड़ दिया तो ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी बनता है। इसे ऊपर लेकर के जाऊँगा तो जो पावर प्लस की माइनस की बनेगी ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी और साथ में डी लेमडा। ये जो अपने पास में टर्म आ रही है यहाँ पर अपने क्या कर लेंगे, जो 8 पाई एच सी आ रहा है ये अपने मान लेंगे कि कोई एक नियतांक है। मान लेंगे, माना 8 पाई एच सी किसके इक्वल है, एक नियतांक के इक्वल है, और वो नियतांक कितना है, कैपिटल ए के बराबर है। यदि ये कैपिटल ए के बराबर है तो यू लेमडा और डी लेमडा, यू लेमडा और डी लेमडा किसके बराबर आएगा अपना, ए लेमडा की पावर माइनस 5 और साथ में ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी और डी लेमडा आएगा। ये जो नियम है ये हमारे पास में किसका नियम बनता है, ये बनता है वीन का नियम। ए लेमडा की पावर माइनस 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी और डी लेमडा, ये बनता है। आप लोगों ने जो पढ़ा था वीन का नियम, उसके अंदर आप देख सकते हो कि इसी प्रकार का मान आपको प्राप्त होता है और इसी तरीके का मान जो आप लोगों को वीन के नियम में प्राप्त होता है। तो ये जो नियम आपको प्राप्त हुआ है, इस नियम को अपने किस नाम से जानते हैं, इस नियम को अपने जानते हैं वीन के नियम के नाम से। देखना एक बार आप लोग जब वीन के नियम को देखोगे तो यहाँ दिखेगा आपको यू लेमडा, डी लेमडा, ए लेमडा की पावर माइनस 5 और यहाँ ये जो टर्म लिखी गई है इसकी जगह आपको दिखेगा लेमडा एफ टी और डी लेमडा, यानी ये जो टर्म आने वाली है ये लेमडा और टी की कोई ना कोई एक फलन जो है वो आने वाली है। ये टर्म जो है वो किसका फलन बनने वाली है, लेमडा टी का एक फलन बनने वाली है। यदि ये लाइन लेमडा टी का कोई एक फलन बनती है तो ये देख सकते हो आप लोग कि ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस के साथ में जो लिखा गया ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी, ये भी क्या है, लेमडा टी का एक फलन है। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास में क्या आता है, वीन का नियम आता है। वीन का ऊर्जा वितरण नियम अपने क्या कर सकते हैं, प्लांक के नियम की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप लोग लघु तरंग दैर्ध्य लेकर के चलोगे तो लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए वीन का नियम लागू होता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि प्लांक का जो नियम है उससे अपने क्या कर सकते हैं, लघु तरंग दैर्ध्य जो है उसके लिए इसे सिद्ध कर सकते हैं। और जो अपने वीन का नियम है और रेले जीन्स का नियम है, इन्हीं को काम में लेकर के क्या किया गया है, जो प्लांक का नियम है उस प्लांक के नियम को बनाया गया है। तो अब अपने इसमें देखेंगे कि दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए अपने जो दूसरा नियम है उसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो आगे अपने इसमें आता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। देखिए दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए, तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है इसका मान क्या होगा, अपने पास में काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा किसकी तुलना में, एक की तुलना में। तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए अपने पास में ये जो मान आने वाला है इसके अंदर अपने ये मान क्या आ जाएगा, एक से काफ़ी ज़्यादा छोटा आ जाएगा। यदि ये मान एक से काफ़ी ज़्यादा छोटा आता है, ये जो मान है आपके पास में एच सी अपॉन लेमडा के टी की बात कर रहे हैं, एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है इसका मान यदि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए बात की जाए तो क्या आएगा, एक से काफ़ी ज़्यादा छोटा आएगा। ठीक है, यदि ये मान एक से छोटा आता है, पीछे जो आपने किया था उसके अंदर इसी का मान लिखना, एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है ये क्या आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है। जब लघु तरंग दैर्ध्य के लिए आप लोग इसे सोल्व कर रहे थे ना, तो उसके अंदर मैंने जो लिखा था ना ई की पावर के रूप में, ई की पावर की जगह आप लोग ये लिखना वहाँ एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है ये क्या आ रहा है, एक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ आप लोग क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है इसका मान एक से क्या आएगा, छोटा है, क्योंकि ये मान यदि आप लोग यहाँ रखते हो लेमडा का बड़ा मान तो ये मान काफ़ी छोटा आएगा किससे, एक से। तो अब आप लोग क्या करोगे, एच सी अपॉन लेमडा के टी जो है इसका करोगे विस्तार। तो जब ये विस्तार किया जाएगा तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन लेमडा के टी। ठीक है, ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, इसका जब विस्तार किया जाएगा तो ये लगभग बराबर आएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। ठीक है, इसके ये लगभग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और इसके अंदर जो आपके पास में उच्च घातें आ रहे हैं उन सभी उच्च घातों को अपने क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यदि ऐसा अपने यहाँ करते हैं तो देख सकते हो एक वाली जो टर्म है वो तो यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, नीचे एच सी बचेगा और ऊपर क्या चला जाएगा, लेमडा के टी चला जाएगा। तो ये बनेगा यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 और आपके पास में क्या बचा, एच सी अपॉन लेमडा के टी। तो लेमडा के टी ऊपर, अपॉन में क्या आया एच सी और साथ में कितना डी लेमडा। ठीक है, तो ये टर्म जो है अपनी यहाँ पर बचती है। तो ये बच गया 8 पाई और के टी एक आपके पास में बचेगा यहाँ पर
के टी और लेमडा की पावर -4 जो है वो बचेगी और डी लेमडा आएगा, क्योंकि एच सी तो आपका यहाँ से निरस्त हो ही जाएगा, एक लेमडा की पावर यहाँ से कम हो जाएगी, इसे ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा यू लेमडा डी लेमडा इक्वल 8 पाई लेमडा की पावर -4, लेमडा की पावर -4 और के टी साथ में बचा हुआ है आपका और डी लेमडा। ठीक है, तो ये आ गया 8 पाई लेमडा की पावर -4 के टी और डी लेमडा। ऐसा अपने को किससे प्राप्त होता है? ऐसा अपने को जो रेले जीन्स का ऊर्जा वितरण नियम है, रेले जीन्स का, उस रेले जीन्स के ऊर्जा वितरण नियम से अपने को ये समीकरण प्राप्त होती है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य प्राप्त जो है उसके लिए अपने रेले जीन्स की जो समीकरण प्राप्त हुई थी उस समीकरण के बराबर मान जो है आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो लेमडा वाली समीकरण थी उसमें आपको यही प्राप्त हो रहा था 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 और डी लेमडा, ये मान हम लोगों को प्राप्त हो रहा था जो रेले जीन्स की समीकरण आप लोगों ने बनाई थी। क्या प्राप्त हो रहा था? 8 पाई लेमडा की पावर 4 और साथ में था के टी और डी लेमडा। ठीक है, के टी और डी लेमडा, के टी को अपने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा था, ऊर्जा का मान था ये प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में। तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि ये जो अपने पास में नियम है रेले जीन्स का, इस नियम की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांक के नियम जो है, प्लांक के नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, वीन का नियम व्युत्पन्न कर सकते हैं और जो रेले जीन्स है उस रेले जीन्स का नियम भी अपने व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यदि ग्राफ की बात की जाए तो इसके लिए जो ग्राफ आप लोगों को प्राप्त होगा वो ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। तो एक तो हमारे पास में सैद्धांतिक वक्र आ रहा है और एक अपने पास में क्या आ रहा है, प्रायोगिक वक्र आ रहा है। तो प्रायोगिक वक्र और सैद्धांतिक वक्र अपने यदि इसमें बनाए तो इस तरफ लेमडा आएगा और इस साइड क्या आएगा, यू लेमडा आएगा, और दोनों वक्र जो है वो कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये वक्र मिलेगा। ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इतने पॉइंट ले सकते हो, एच और लो तो ले सकते हो। ये वक्र हमें कहाँ से मिला था, ये जो लूमर और प्रिंगसेन थे उनके वक्र में ये लाइन हम लोगों को प्राप्त हुई थी। जो लूमर और प्रिंगसेन थे, लूमर और प्रिंगसेन, उन दोनों ने जो प्रायोगिक वक्र प्राप्त किया था ये हमारे पास में क्या है, उसका प्रायोगिक वक्र है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, जो लूमर और प्रिंगसेन दोनों थे उनका प्रायोगिक वक्र है। और जो वीन का वक्र है, वीन का वक्र भी आपको बिल्कुल इन्हीं पॉइंट पर प्राप्त होगा। यदि डैश डैश लाइनों के साथ में बनाए तो वो सभी की सभी लाइनें इन्हीं के ऊपर आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्लांक का वक्र हम लोग बनाते हैं, ये प्लांक का वक्र बिल्कुल इन्हीं लाइनों के ऊपर अपने को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा वक्र है, ये अपने पास में प्लांक का वक्र है। ठीक है, तो जो हम लोग रेले जीन्स का पढ़ रहे थे और जो वीन का वक्र पढ़ रहे थे उसके अंदर तो आप लोग देख रहे थे कि जो वीन का पढ़ रहे थे वो सिर्फ कहाँ तक लागू हो रहा था, वो सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू हो रहा था। उसके बाद में वो वक्र किस ओर जा रहा था, अनंत की ओर जा रहा था। इसी तरीके से जो आप लोग रेले जीन्स के लिए पढ़ रहे थे, रेले जीन्स वाला वक्र भी अपने कहाँ तक आ रहा था, वो सिर्फ दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए आ रहा था और लघु तरंग दैर्ध्य के लिए मान जो है उसके काम जा रहे थे, अनंत की ओर जो है उसके मान जा रहे थे। पर जो अपना प्लांक का वक्र है, प्लांक का वक्र इन दोनों वक्रों को यदि मिला दिया जाए तो उससे अपने ये परिणामी वक्र जो है वो प्राप्त होता है। तो प्लांक के वक्र के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो अपने पास में कर्षणिका विकिरण है, इनके प्रत्येक जो प्रायोगिक वक्र है उसके प्रत्येक बिंदु पर बिल्कुल वही बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है जो आपको प्रायोगिक मान से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कृष्णिका विकिरण जो है इनकी जो हम लोगों ने व्याख्या की है, ये व्याख्या अपने किस आधार पर कर सकते हैं, प्लांक की जो नवीन क्वांटम अवधारणा है उस क्वांटम अवधारणा के आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आप लोग देख सकते हो कि जो प्लांक की अवधारणा है उससे अपने क्या कर सकते हैं, कृष्णिका जो है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अपने जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा कृष्णिका विकिरण जो है उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना। एक तो व्याख्या की हम लोगों ने उसकी प्रायोगिक व्याख्या की है लूमर और प्रिंगसेन ने, और उन्होंने क्या किया, इसका एक वक्र बनाया। और उसके बाद में वीन ने एक वक्र बनाया जो आधे भाग की व्याख्या करता है, और उसके बाद में आपके पास में रेले जीन्स है, उसने फिर से वक्र बनाया और वो भी क्या करता है, आधे भाग की व्याख्या करता है। पर जो प्लांक है उसने अपनी एक नवीन अवधारणा दी और उसने क्या किया, जो मध्य ऊर्जा जो अपने लेकर के चल रहे थे मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम से केटी लेकर के चल रहे थे, उस केटी की जगह उन्होंने क्या किया, ऊर्जा के नए फॉर्मूले बताए, और उन नए फॉर्मूलों से क्या किया, उन्होंने ऊर्जा का मान ज्ञात किया और उससे जो वक्र बन करके आया, तो इस प्रकार का वक्र हम लोगों को प्राप्त होता है। इस वक्र
के अंदर आप लोग देख सकते हो लघु तरंग दे रही है, दीर्घ तरंग दे रही है, या लघु आवर्ती और दीर्घ आवर्ती जो है वो दोनों के लिए ये नियम जो है वो समान रूप से लागू होता है। दूसरी बात, जो प्लांक का नियम है, प्लांक के नियम की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, रेले जीन्स का नियम और जो आपके पास में विन का नियम है, उन दोनों नियमों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। उसके बाद में अपनी नई बुक जो है वो शुरू करेंगे।